हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय नागरिकता। ये टॉपिक हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि आए दिनों इनमें से हमारे एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, चाहे वो यूके पीसीएस हो या यूपीएससी हो, यूके ट्रिपल एससी हो या एसएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वनडे हो या प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वाला एग्जाम हो, उसमें हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कि भारतीय नागरिकता में कौन-कौन से प्रावधान हैं। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप। अभी क्या होता है देखो, हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें भाग 2 आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक क्या दिया गया है, इसका प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 5 से 11 तक उल्लेख किया गया है, किया गया है। क्लियर है ना? संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में हमारी नागरिकता का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, अब एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे भारत में है। जैसे मान लिया जाए मैं उत्तराखंड का एक निवासी हूँ, उत्तराखंड में रहता हूँ। ठीक है, और भारत उत्तरा मतलब जो उत्तराखंड है वो भारत के अंदर आता है। ठीक है, एक राज्य है हमारा उत्तराखंड, वो भारत के राज्य के अंदर आता है। ठीक है, और इंडिया हमारा क्या है, एक राष्ट्र है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि उत्तराखंड का नागरिक हूँ, क्योंकि हमारे भारत में किसका प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो मैं बोलूंगा मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। ठीक है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे इंडिया में है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एकल नागरिकता का प्रावधान बोलते हैं। दूसरा आता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्ति की जा सकती है। मतलब मैंने इसमें से 5 पॉइंट लिखे हैं जिसके आधार पर हमको भारत की क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर है ना? तो पहला जो पॉइंट है वो है हमारा जन्म से। ठीक है, जन्म से प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। मतलब वह व्यक्ति जिसका जन्म हमारा संविधान लागू होने जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, जब क्या हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, या तो उस टाइम पे जन्मा हो या संविधान लागू होने के पश्चात जो व्यक्ति क्या हो, जन्मा हो, तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये है ना? ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। जब कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पश्चात, मतलब जब हमारा क्या हुआ था, जब संविधान बना था। ठीक है, जब हमारा संविधान प्रारूप में आया, ठीक है, जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ, यदि उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर किसी बाहर देश में जन्म लेता है और उसके माता पिता हमारे का क्या हो, भारत के अंदर हो, तो उस बच्चे को भी भारत की क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर है ना? नोट का पॉइंट है हमारा, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा किया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है हमारा पंजीकरण द्वारा नागरिकता। जैसे जैसे मेरे को नागरिकता नहीं मिली है। ठीक है, उसमें एज्यूम कर लेते हैं मेरे को नागरिकता नहीं मिली है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पंजीकरण के ऐसे ऐसे जो प्रोविजन होते हैं उनको फुलफिल करके मैं क्या कर सकता हूँ, भारत की नागरिकता ले सकता हूँ। तो आइए इसमें क्या क्या है देखो, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग
पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से उसमें हमारा देखो क्या क्या है प्रोविजन। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 महीने पूर्व भारत में रह रहे हो, ऐसे व्यक्ति, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो नागरिकता लेना चाहते हैं, मतलब प्रमाण पत्र या पंजीकरण पत्र को भरकर वो नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्रावधान है कि उस प्रार्थना पत्र को देने से पहले ये होना चाहिए कि वह 6 महीने पहले भारत में रह चुका हो। तब उसके बाद अगर वो प्रार्थना पत्र देगा तो उसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर है ना। बी वाला क्या है, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो, वे भारतीय, ठीक है, जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहा हो, मतलब अविभाज्य भारत में से अगर क्या किया गया है, वे भारतीय जो बाहर निवास कर रहा है उसको भी हम क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर है ना। सी देखो, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करने वाली हैं, ऐसी स्त्रियां, ठीक है, जो बाहर देश की हैं, उनने भारतीय लड़कों से क्या किया, जब विवाह किया तो उनको भी क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, तो वे स्त्रियां जो भारतीय से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में करने वाली होगी, ठीक है, उसको भी क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है। डी वाला देखिए बिंदु, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, ठीक है, जितने भी हमारे भारतीय नागरिक हैं उनके जो बच्चे नाबालिग होते हैं ना, उनको भी क्या मिलती है, भारत की नागरिकता मिलती है। क्लियर है ना। ठीक है। ई वाला बिंदु देखो, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति जो भारत में क्या कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट हमने पढ़ने हैं। चौथा पॉइंट क्या है, देखो, देशीकरण द्वारा नागरिकता। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो, भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम भारत सरकार से देशीयकरण की क्या करेंगे, देशीयकरण का प्रमाण पत्र हम क्या कर लेते हैं, जब प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता भी हमको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। ठीक है। अब आते हैं पांचवें बिंदु। पांचवा बिंदु क्या है, भूमि विस्तार द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है। जैसे जैसे भारत है हमारा, ठीक है, और भारत ने क्या कर लिया, अपना भूभाग बढ़ा लिया। जैसे क्या गया है, जैसे पाकिस्तान को अपने अंदर ले लिया, ठीक है, अपने क्षेत्र के अंदर ले लिया, या नेपाल को ले लिया। तो पाकिस्तान या नेपाल जैसे देशों में जो निवासी रहते हैं, ठीक है, अगर वे सब क्या कहते हैं, अगर भारत ने उस भूभाग को अपने अंदर ले लिया, तो उनके निवास करने वाले जो हमारे नागरिक, जो उनके नागरिक होते हैं, उनको भी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है ना। ठीक है, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। क्लियर है ना। ठीक है। अब एक टॉपिक इसमें ये दूसरा है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। ठीक है। अब भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम देखेंगे 1986 में, जब हमारा क्या हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एक अधिनियम बना था भारतीय नागरिकता पर। ठीक है। तो पहला पॉइंट देखेंगे इसके बाद, इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में निम्न संशोधित किए गए थे। पहले क्या था, भारतीय नागरिकता अधिनियम था 1955। ठीक है। इसमें संशोधन किया गया, तब जाके हमारा क्या बना, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 फिर बना। क्लियर है ना। जब हमने 55 में संशोधन किया, तभी वो क्या बना, 86, मतलब जब हम क्या है 86 में जब उस प्रस्ताव को लेके आए होंगे और 55वें अधिनियम में हमने संशोधन किया होगा, तो नाम क्या पड़ गया, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 पड़ गया। ठीक है। तो इसमें पहला बिंदु है हमारा, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नाम देखो। ठीक है। भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता मिलेगी, ठीक है, जिसके माता पिता हमारे क्या हों, भारत के नागरिक हों। ठीक है। दूसरा, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना चाहता है,
ठीक है, उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। ठीक है, जो व्यक्ति पंजीकरण द्वारा प्रार्थना पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा, 5 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा। पहले ये अवधि 6 महीने की थी। ठीक है, मतलब प्रार्थना पत्र देने के बाद 6 महीने उसको रहना पड़ेगा, तब जाके उसको क्या मिलती थी, वहाँ की नागरिकता मिलती थी भारतीय। ठीक है, अब कितनी वर्ष कर दिया गया है उसको, 5 वर्ष कर दिया गया है। क्लियर है ना? ठीक है, ओहो दिल बन गया यहाँ पे। अब आ गया तीसरा। तीसरा पॉइंट क्या है, देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी। ठीक है, देशीकरण द्वारा क्या किया जाएगी, नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधी व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। ठीक है, देशीकरण द्वारा नागरिकता तब प्रदान की जाएगी ना उस व्यक्ति को, जब वो उस व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक क्या किया गया हो, भारत में रह चुका हो। पहले ये अवधि कितनी थी, 5 वर्ष थी सिर्फ। ठीक है, अब कितनी होगी, 10 वर्ष होगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी में जम्मू कश्मीर और असम सहित भारत के सभी राज्यों में ये लागू हो गई है। क्लियर है ना? ठीक है, हाँ। अब आते हैं हम किस पे, भारतीय नागरिकता का अंत। ठीक है, अब भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होगा, आप देखो हमको नागरिकता तो मिली, अगर कोई नागरिकता नहीं लेना चाहता है, उसका अंत करना चाहता है या दूसरी नागरिकता लेना चाहता है, तो उसका अंत कैसे होगा, सबसे पहले वो व्यक्ति अगर अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। क्लियर है ना? ठीक है, दूसरा, यदि वह किसी अन्य देश की नागरिकता को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। क्लियर है ना? ठीक है, तीसरा, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर भी क्या हो जाती है, नागरिकता का अंत हो जाता है। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी नागरिकता, एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें से कम हमारे कुछ ना कुछ पॉइंट तो बनते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखना अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद है, मैं एक बार उसकी भी वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, उसमें से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आपका धन्यवाद।